बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन लेक्चर्स ऑन बिजनेस लॉ के साथ हाजिर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द प्रोविंशियल एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1965। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि बेनिफिट से रेलेवेंट है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शंस 35 से लेकर सेक्शन 34 तक। और इस लॉ को डाउनलोड करने के लिए आप ये लिंक्स यूज कर सकते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 5 बेनिफिट्स। सेक्शन 35 जो है ये सिकनेस बेनिफिट से रेलेवेंट है। सेक्शन 35 ये कहता है कि अगर कोई सिक्योर्ड पर्सन बीमार हो जाता है और उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो सर्टिफाई कर देता है कि ये शख्स जो है फिलहाल ये काम करने के काबिल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये बीमार है या इसको सिकनेस कॉज हुई है, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि ऐसे सिक्योर्ड पर्सन को सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाएंगे। वो इंटाइटल्ड होगा कि उसे सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाएं। वो बेनिफिट्स वो होंगे जिसको गवर्नमेंट जो है वो फिक्स करेगी। और यहाँ पे ये बात और दी गई है जो कि मेन कंडीशन है। वो मेन कंडीशन ये है कि ज़रूरी है कि ऐसा शख्स जो बेनिफिट हासिल करने जा रहा है 6 माह के दौरान जो है उसके एम्प्लॉयर ने उसका जो कंट्रीब्यूशन बनता है वो पे किया हो जो कि पेएबल था। और 90s 90 डेज जो हैं वो उसके जो कंट्रीब्यूशन के अमाउंट है वो 90 डेज से डिफॉल्ट ना करे वो किसी भी सूरत, यानी एटलीस्ट 90 डेज तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया हो अपने एम्प्लॉय के हवाले से। तो ऐसा सिक्योर्ड पर्सन जो है वो सिकनेस बेनिफिट हासिल करने का इंटाइटल्ड होगा। और जब उसको सिकनेस कॉज हुई है उसके 6 माह के अंदर अंदर जो है ज़रूरी है कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो पे हो चुका हो एम्प्लॉयर की जानिब से, या कम अज़ कम जो है वो 90 डेज तक का जो कंट्रीब्यूशन है वो पे हो चुका हो इंस्टीट्यूशन में, तब वो एंटाइटल्ड होगा कि उसको बेनिफिट्स दिए जाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं सब सेक्शन 2 ये कहता है कि एक सिक्योर्ड पर्सन जो है उसको सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाएंगे तब तक जब तक कि उसकी बीमारी रहती है। जैसे कि कहा गया इंटाइटल टू रिसीव सिकनेस बेनिफिट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ सिकनेस। जब तक कोई शख्स बीमार है, सिकनेस कॉज हुई है उसको और ये कंडीशन कंटिन्यू है, तब तक उसको बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और उसको ये बेनिफिट्स जो है 1 साल के दौरान, 1 साल से मुराद 365 डेज तक दिए जा सकते हैं। उसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये दो मेन कंडीशंस यहाँ पे ज़हन में रखना होंगे। सब सेक्शन 2 की क्लॉज ए ये कहती है कि उसको 365 डेज के लिए सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाएंगे, यानी 1 साल में 1 साल तक जो है वो ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे अगर वो इन बीमारियों का शिकार है। ये दो बीमारियां हैं मेजर, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम सिंपल वर्ड्स में टीबी भी कहते हैं, और सेकंड वन जो डिजीज है दैट इज कैंसर। अगर किसी सिक्योर्ड पर्सन को टीबी है या उसको कैंसर है तो उसको 365 डेज तक यानी पूरे साल तक जो है वो सिकनेस बेनिफिट्स दिए जाएंगे, वो इंटाइटल्ड होगा इसका। लेकिन अगर ये बीमारियां नहीं है तो क्लॉज बी ये कहती है कि उसका जो बेनिफिट का टाइम स्पेन है दैट इज 121 डेज। अगर उसको टीबी नहीं है या कैंसर नहीं है तो 1 साल के दौरान वो इंटाइटल्ड है कि उसको 121 डेज तक जो है ये बेनिफिट्स दिए जाए। उस सूरत में ड्यूरेशन डिफरेंट होगी। और एक बात और की गई है वो ये कंडीशन है कि he shall not be entitled to receive such benefit for the first 2 days of his sickness if such sickness does not within 50 days follow the previous period of sickness। अगर एक शख्स ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद दोबारा ऐसी बीमारी कॉज होती है तो 2 दिन तक उसको सिकनेस बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। और अगर 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा वो बीमार हो जाता है, उसी बीमारी का शिकार हो जाता है, तो उस सूरत में फिर उसको दोबारा जो है वो सिकनेस बेनिफिट्स दिए जा सकेंगे। लेकिन जो फर्स्ट 2 डेज होंगे दोबारा बीमारी के, उन फर्स्ट 2 डेज में जो है ये बेनिफिट्स उसको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि हो सकता है कि उस दौरान वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन 36 है, इसमें मैटरनिटी बेनिफिट्स का जिक्र किया गया है।
एक फीमेल जो सिक्योर्ड पर्सन है या सिक्योर्ड वुमन जो है, ये बेनिफिट्स बेसिकली उसके लिए हैं। उसको जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए इशू करेगी मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन इस हवाले से, उसके तहत ये बेनिफिट्स उसको जो सिक्योर्ड वुमन है उसको दिए जाएंगे। जैसे कि लॉ में कहा गया है कि उस सिक्योर्ड वुमन को जो है वो बेनिफिट्स जो है वो 365 डेज में इन दिनों के लिए दिए जाएंगे, नॉट लेस देन 180 डेज ड्यूरिंग दी 12 कैलेंडर मंथ्स। यानी एक साल में उसको ये बेनिफिट्स 180 डेज तक दिए जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 6 माह तक के बेनिफिट्स जो हैं उसको दिए जा सकते हैं। और फर्दर ये कहा गया है कि सच बेनिफिट शैल बी पेड फॉर ऑल डेज ऑन विच शी डज नॉट वर्क फॉर रेम्यूनरेशन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 12 वीक्स। और फर्दर ये बता दिया गया है कि उसको ये बेनिफिट्स जो हैं वो तमाम दिन तक दिए जाएंगे जब तक कि वो काम करने की अहल नहीं है खातून। और ये जो ड्यूरेशन है दैट वुड बी 12 वीक्स। मजीद 12 वीक्स तक जो है ये उसको बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं अगर मेडिकल ऑफिसर जो है, मेडिकल प्रैक्टिशनर सर्टिफाई करता है कि उसको ज़रूरत है कि वो काम ना करे फिलहाल। सेक्शन 37 डेथ ग्रांट से रेलेवेंट है। जो भी सिक्योर्ड पर्सन इंटाइटल है इंजरी बेनिफिट का, सिकनेस का या मेडिकल केयर का, इन बेनिफिट्स का जो इंटाइटल है उसको उसकी डेथ पे डेथ ग्रांट दी जा सकती है उसके लवाहकीन को। उसके लवाहकीन में शामिल हैं सर्वाइविंग विडो हो सकती है, या अगर एक से ज़्यादा शादी की तो विडोज हो सकती है। तो इसके अलावा निडी विडोवर हो सकता है, अगर खातून है तो उसका हस्बैंड हो सकता है, उनको दिए जा सकते हैं। या ऐसा शख्स जिसने फ्यूनरल के चार्जेस जो हैं वो बियर किए हैं, उस शख्स के जनाजे के खर्चात जिस बंदे ने किए हैं, ये बेनिफिट उस शख्स को भी पहुंचाए जा सकते हैं। तो जो सिक्योर्ड पर्सन के लवाकिन होंगे वो इंटाइटल्ड होंगे कि उनको डेथ ग्रांट दी जाए। और ये जो डेथ ग्रांट होगा उसका जहाँ तक रेट का मामला है, तो जो सिकनेस रेट है वो दिया जाएगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करके। यानी अगर गवर्नमेंट एक सिक्योर्ड पर्सन को पर डे 500 पे करती है उसके सिकनेस बेनिफिट के हवाले से फाइनेंशियली, तो 500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। अगर 1000 पे करती है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 के साथ। यानी जो भी अमाउंट सिकनेस बेनिफिट की बनती है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली 30 के साथ पर डे के हिसाब से। वो जो अमाउंट बनेगी वो जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे इंटाइटल्ड सर्वाइवर को जो है पे करेगा एज डेथ ग्रांट सिक्योर्ड पर्सन की डेथ की सूरत में। बट इन नो केस लेस देन 1500 रुपीज। ये देखिए अमाउंट लिखी 1500 रुपीज ब्रैकेट में। इसका ब्रैकेट में लिखने का बेसिक पर्पज ये है कि ये अमाउंट फिलहाल बाजार कम लग रही है, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम ये अमाउंट चेंज हो सकती है और होती रहती है नॉर्मली। क्योंकि जब लॉज बनाए गए थे, जैसे कि 1965 का लॉ है, उस वक्त रेट काफ़ी कम थे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें इंक्रीज हुआ। और अभी भी ये जो 1500 अमाउंट है, आई थिंक ये मौजूदा हालात के मुताबिक इतने ज़्यादा वो मुनासिब शायद ना हो, तो ये रेट चेंज हो जाएगा। और ये फ्रॉम टाइम टाइम लेबर लॉ में ये जो अमाउंट्स रखी जाती हैं बेनिफिट्स की या फाइन्स की, वो चेंज होती रहती है और हो सकती है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर कोई सिक्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई है और उसकी कोई विडो थी, तो उस सूरत में वो खातून इद्दत पे बैठना चाहती है तो उसको इद्दत के बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। और इद्दत के बेनिफिट का जो रेट है दैट इज इक्वल टू द डेली रेट ऑफ हर वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर इद्दत। कि उसकी इद्दत का जो डेली वेजेस का रेट है उस हिसाब से जितने दिन वो इद्दत पे बैठेगी, तो डेली वेजेस को आप इद्दत के उन दिनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सपोज करते हैं 4 मंथ्स एंड 10 डेज वो इद्दत में बैठेगी, उन डेली वेजेस को उन उस ड्यूरेशन के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, वो अमाउंट जो है वो उस खातून को दी जाएगी अगर वो इद्दत पे चली जाती है।
अब सेकंड प्रोविजन जो है या सेकंड कंडीशन इसमें ये है कि जो सीजनल एम्प्लॉय है, सीजनल एम्प्लॉय अगर कोई है तो उसका तो उनको इद्दत के बेनिफिट दिए जा सकते हैं। और उसके इद्दत के बेनिफिट के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो ये कि उसके इद्दत के जो बेनिफिट्स ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, नो एम्प्लॉयर शैल रिफ्यूज लीव फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत। पहली कंडीशन आ गई एम्प्लॉयर के ऊपर कि एम्प्लॉयर जो है वो इद्दत की लीव देने से किसी भी सूरत में इनकार नहीं करेगा। यानी अगर खातून इद्दत में बैठना चाहती है 4 माह 10 दिन तक, तो वो इद्दत पे बैठने का हक रखती है। और इस हवाले से उसका जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर उसको इद्दत पे बैठने से जो है वो मना नहीं कर सकता। और उसकी जो सैलरी वगैरह है वो डिडक्ट नहीं होगी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि उसको पर डे के हिसाब से जो वेजेस बनती हैं इद्दत के दौरानिए में, वो उसको पे की जाएगी ऐसे सिक्योर्ड वुमन को। यानी अगर वुमन सिक्योर्ड थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उसको इद्दत के बेनिफिट्स दिए जाएंगे और उसका एम्प्लॉयर जो है वो छुट्टी से इनकार नहीं कर सकता। सेक्शन 38 मेडिकल केयर ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी। सिक्योर्ड पर्सन और उसके जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी इंटाइटल्ड है। सिक्योर्ड पर्सन और उसके डिपेंडेंट्स दोनों इंटाइटल्ड हैं कि उनको मेडिकल केयर की फैसिलिटीज जो हैं वो दी जाए। और इसके लिए जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन रेगुलेशंस के तहत इन सिक्योर्ड पर्सन और डिपेंडेंट्स को मेडिकल की फैसिलिटीज दी जाएंगी, मेडिकल केयर की फैसिलिटीज दी जाएंगी। और इसी तरह जो जैसे कि हमने अभी सेक्शन 36 में भी डिस्कस किया कि जो वुमेन है उनको भी मेटर्निटी की फैसिलिटीज जो है वो दी जाएंगे। सेक्शन 38 ए ये कहता है कि जो मेडिकल केयर है डिपेंडेंट्स की, वो कैसे होगी। वेयर सिक्योर्ड पर्सन डाइज, अगर एक सिक्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है अदर देन ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, लेकिन वो डेथ उसकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से नहीं हुई, बल्कि एक तबई मौत की वजह से एक सिक्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसके डिपेंडेंट्स जो हैं, his dependents shall be entitled to medical care for 1 year। उसके डिपेंडेंट्स को मेडिकल केयर की मद में 1 साल तक मेडिकल की फैसिलिटीज दी जाएंगी, मेडिकल केयर की फैसिलिटीज उसके डिपेंडेंट्स को। और यहाँ पे एक बात और की गई है, एक कंडीशन है वो ये, provided that the deceased secured person had been in continuous employment of an establishment for। एक कंडीशन है कि जिस शख्स की डेथ कॉज हुई है, ये लाजमी है कि वो इतने ड्यूरेशन तक उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर चुका हो, तो तब भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे, अदरवाइज ये बेनिफिट्स उसको नहीं दिया जा सकता है। वो ड्यूरेशन क्या है, नॉट लेस देन 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज डेथ। यानी अपनी मौत से पहले वो 12 माह तक उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर चुका हो, तब ये बेनिफिट्स जो है उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसको दिए जा सकते हैं। सेकंड कंडीशन में ये है, provided further that where the deceased secured person was a seasonal employee, जहाँ पे वो शख्स सीजनल एम्प्लॉय था, तो जरूरी है कि उस सूरत में फिर उसके डिपेंडेंट्स को 1 साल तक बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, बल्कि सिर्फ 6 माह के लिए बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ये बात यहाँ पे याद रखें। आम जो एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा था, 12 साल 12 12 माह तक उस बंदे ने काम किया, उसके बाद उसकी डेथ हुई है, तो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उसको 1 साल तक मेडिकल केयर के बेनिफिट्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर वो सीजन फैक्ट्री में काम करता था, तो 6 माह के लिए उसके डिपेंडेंट्स को बेनिफिट्स दिए जाएंगे। और सीजन फैक्ट्री के लिए एक बात और जरूरी है, वो ये, नॉट लेस देन 6 मंथ्स ड्यूरिंग 2 कंटिन्यूस सीजन, कि वो 6 6 माह के जो है ना वो 2 सीजन तक काम कर चुका हो किसी सीजनल फैक्ट्री में। ये बात भी जरूरी है। सीजन फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे के लिए ये जरूरी है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि वो 2 सीजन तक उस फैक्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में काम कर चुका हो। सेक्शन 39 इंजरी बेनिफिट से रेलेवेंट है। तो इंजरी बेनिफिट्स की सूरत में ये है कि अगर इंजरी कॉज होती है किसी सिक्योर्ड पर्सन को, तो वो इंटाइटल्ड होगा कि वो रिसीव करे इंजरी बेनिफिट उस रेट से जो कि गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करती है। अब इसके लिए ज़रूरी है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है
वो सर्टिफिकेट इशू करे, और जो अथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसमें सर्टिफिकेट में ये बताए कि ये फलान जो सिक्योर्ड पर्सन है, ये काम करने का फिलहाल अहल नहीं है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हुई है। तो जैसे वो सर्टिफिकेट इशू करेगा तो तब से उसको इंजरी बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंडीशंस हैं वो ये, बट नॉट बट फॉर नॉट मोर देन 180 डेज। ये जो इंजरी बेनिफिट्स हैं ये 180 डेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे। इंजरी बेनिफिट्स 180 डेज तक जो है उस जो इंजर्ड सिक्योर्ड पर्सन है ये बेनिफिट्स उसको मिलेंगे। 180 डेज यहाँ पे हमें याद रखना होंगे। सेक्शन 40 जो है ये डिसेबलमेंट पेंशन से रेलेवेंट है कि एक शख्स को इंजरी कॉज हुई, लेकिन वो ऐसी इंजरी कॉज हुई जिसकी वजह से उसकी डिसेबलमेंट हो गई है। लॉ ये कहता है कि अगर तो उसको टोटल डिसेबलमेंट हुई है या पार्शियल डिसेबलमेंट हुई है, उस सूरत में फिर ये है कि वो इंटाइटल होगा कि उसको इंजरी बेनिफिट्स दिए जाएं जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता, जब तक कि ये डिसेबलमेंट एक्सपायर नहीं हो जाती, डिसेबलमेंट खत्म नहीं हो जाती, तो उसको जो है वो डिसेबलमेंट बेनिफिट्स दिए जाएंगे, डिसेबलमेंट पेंशन की शक्ल में दिए जाएंगे। पेंशन का रेट क्या होगा? पेंशन का रेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट जो है इस रेट को फिक्स करेगी। सेकंड जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 2 ये कहती है disablement pension shall terminate with the death of the recipient or when disablement ceases। जो disablement pension सिक्योर्ड पर्सन को दी जा रही थी, जैसे डिसेबलमेंट काज होने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, उस सूरत में पेंशन ऑटोमेटिकली रोक दी जाएगी। यानी जो बंदा डिसेबल हुआ था अगर वो ठीक हो जाता है तो तब ये पेंशन रोक दी जाएगी, या अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो तब जो है वो रोक दी जाएगी। अब सेकंड इसमें कंडीशन है, वो ये है कि इफ a disablement pension has been paid for 5 years it shall be payable for life। अगर किसी डिसेबलमेंट पर डिसेबलमेंट काज होने वाले सिक्योर्ड पर्सन को 5 इयर्स तक ये पेंशन दी गई है, उसके बाद जो ड्यूरेशन होगा बाकी का भी उसको पूरी जिंदगी तक जो है, जब तक वो जिंदा है डिसेबलमेंट पेंशन दी जाती रहेगी। अगर तो 5 साल पहले तक वो बंदा ठीक हो जाता है, डिसेबलमेंट पेंशन जो है टर्मिनेट हो जाएगी, या उसकी डेथ कॉज हो जाती है, डिसेबलमेंट पेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर उसको 5 इयर्स से ज्यादा डिसेबलमेंट पेंशन मिल गई, इट मीन्स दैट कि वो डिसेबलमेंट पेंशन कंटिन्यू रहेगी फॉर हिज लाइफ, जिंदगी तक। सेक्शन 41 जो है ये डिसेबलमेंट ग्रेजुटी से रेलेवेंट है। पेंशन और ग्रेजुटी में डिफरेंस होता है, हम अभी डिस्कस करके हटे हैं डिसेबलमेंट पेंशन अंडर सेक्शन 40। अंडर सेक्शन 41 हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसेबलमेंट ग्रेजुटी। पेंशन जो है मंथली बेसिस पे उस बंदे को दी जाती रहेगी, लेकिन ग्रेजुटी जो है यकमुश्त उसको एक ही मर्तबा मिल जाएगी। अगर माइनर डिसेबलमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ना पार्शियल डिसेबलमेंट है ना टोटल डिसेबलमेंट है, बल्कि माइनर डिसेबलमेंट है, यानी मामूली उसकी डिसेबलमेंट है, उसमें लॉ ये कहता है कि उसको डिसेबलमेंट ग्रेजुटी दे दी जाएगी ऐसे सिक्योर्ड पर्सन को। उसका रेट क्या होगा? उसका रेट जो है डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए और इन कंसल्टेशन विद द इंस्टीट्यूशन। ये गवर्नमेंट फिक्स करेगी इसके डिसेबलमेंट की ग्रेजुटी के रेट को। अब सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन रिसीविंग डिसेबलमेंट पेंशन ceases to suffer from total और partial disablement। जब एक शख्स को जो है वो डिसेबलमेंट पेंशन रिसीव हो रही थी और उसके टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट खत्म हो गई है, यानी जैसा कि हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा कि एक शख्स को डिसेबलमेंट कॉज हुई, उसके जो है डिसेबलमेंट पेंशन स्टार्ट हो गई, लेकिन अगर वो बंदा ठीक हो जाता है, उसके टोटल डिसेबलमेंट ठीक हो गई, पार्शियल डिसेबलमेंट खत्म हो गई, ठीक है जी, उस वक्त में क्या होगा? बट कंटिन्यूज टू सफर फ्रॉम माइनर डिसेबलमेंट, कि उसके जो मेजर डिसेबलमेंट खत्म हो गया, माइनर डिसेबलमेंट उसकी रह गई है, तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उसकी जो डिसेबलमेंट पेंशन है वो तो टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन माइनर डिसेबलमेंट की सूरत में जो सब्सिक्वेंटली कॉज हुई
उस सूरत में वो एंटाइटल्ड होगा कि उसे डिसेबलमेंट ग्रेजुटी पे की जाए। नेक्स्ट है सेक्शन 42, सर्वाइवर्स पेंशन। वेयर अ secured person dies as a result of an employment injury, एक शख्स जो secured person था उसकी डेथ हो गई है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से, उसके जो सर्वाइवर्स हैं उनको पेंशन दी जाएगी, पेबल टू ईच ऑफ हिज डिपेंडेंट्स, और वो उसके जो तमाम डिपेंडेंट्स हैं उन तमाम को सर्वाइवर्स पेंशन दी जाएगी। अब यहाँ पे उनके कंडीशंस हैं डिफरेंट, जैसे कि क्लॉज ए में ये कहा गया है ये पेंशन विडो को दी जा सकती है या विडोज को दी जा सकती है, या अगर खातून सिक्योर्ड पर्सन थी तो उसका जो नीडी विडोर है ये पेंशन उसको दी जा सकती है। कब तक दी जाएगी? ड्यूरिंग लाइफ ये पेंशन दी जाएगी। उसका रेट जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 3/5 ऑफ द टोटल डिसेबलमेंट पेंशन, यानी उसका जो डिसेबलमेंट पेंशन की अमाउंट बनती है उस डिसेबलमेंट पेंशन की अमाउंट का 3/5 जो है उसके डिपेंडेंट्स को दी जाएगी, 3/5 अमाउंट जो है। और अगर उसके दो या दो से ज्यादा विडोज हैं तो ये जो पेंशन है ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी, यानी ये अगर पेंशन की अमाउंट बनती थी 6,000 रुपीज, हम सपोज कर रहे हैं 6,000 बन रही थी, एक विडो है 3/5 बन रही थी 6,000 एक विडो को दी जाएगी। अगर विडोज की तादाद एक से ज्यादा है तो उस सूरत में ये अमाउंट जो है ये दोनों विडोज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यानी 3,000 जो है पर विडो पे करती जाएगी। अब इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लॉज बी को, टू ईच डिपेंडेंट चाइल्ड एट अ रेट इक्वल टू 1/5। अगर उसका कोई डिपेंडेंट चाइल्ड था तो डिपेंडेंट चाइल्ड को 1/5 का रेट जो है उस हिसाब से उसको पे किया जाएगा। यानी हर एक के लिए रेट्स यहाँ पे डिफरेंट कॉमन ने जो है ये लॉ ने जो है वो प्रिस्क्राइब किए हैं। तो 1/5 जो रेट है डिसेबलमेंट पेंशन का वो पर चाइल्ड जो है डिपेंडेंट चाइल्ड उसको पे किया जाएगा। लेकिन अगर वो मुकम्मल तौर पे यतीम है, ना उसके वालिद रहे और ना ही उसके वालदा रही, उस सूरत में 1/5 जो है ये 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको 2/5 के हिसाब से जो है ये पेंशन दी जाएगी, सर्वाइवर्स पेंशन उस चाइल्ड को। और यहाँ पे ये बात याद रखें कि किसी भी सूरत में जो पेंशन दी जाएगी या उसके प्रोपोर्शंस बनाने हैं, इट डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ द सेट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। किसी भी सूरत में जो डिसेबलमेंट पेंशन का रेट एक है उससे अमाउंट एक्सीड नहीं करेगी। यानी हम सपोज करते हैं कि अगर एक शख्स के 5 डिपेंडेंट चाइल्ड थे, जैसे कि कहा गया कि हर डिपेंडेंट को दी जाएगी, 5 चाइल्ड थे तो 1/5 पांचों को दी जाएगी। तो इस तरह देखा जाए तो जो डिसेबलमेंट पेंशन है वो पांचों में डिवाइड होगी। अगर हम सपोज करते हैं कि उसके 6 बच्चे थे तो फिर 1/5 नहीं होगी, बल्कि वो जो टोटल अमाउंट है उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। उसकी रीजन ये है कि लॉ ने क्लियरली कह दिया है कि इट डज नॉट एक्सीड द रेट ऑफ द सेट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। जो भी पोर्शंस बनाते हैं वो अमाउंट टोटल डिसेबलमेंट पेंशन से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सब क्लॉज सेकंड क्लॉज जो है इसके सब सेक्शन 2 जो है इसमें कहा गया है, इन केस द डिसीज पर्सन डज नॉट लीव अ विडो और निडी विडोर और सर्वाइवर्स पेंशन shall be payable for life to dependent father। अगर उस स्क्योर्ड पर्सन के ना तो कोई विडो है ना ही कोई और निटी विडोर है, उस सूरत में उसका जो डिपेंडेंट फादर है उसको ये पेंशन दी जाएगी अगर वो जिंदा है। और अगर उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जो डिपेंडेंट मदर है तो उसको दी जाएगी, और ये दी जाएगी फॉर लाइफ। इसका रेट होगा 1/5। तो इस हिसाब से जो है ये अमाउंट पे की जाएगी इनके डिपेंडेंट्स को। अगर फादर है उसको दी जाएगी डिपेंडेंट फादर को, अगर वो जिंदा नहीं है तो वो दी जाएगी उसकी डिपेंडेंट मदर को। रेट होगा 1/5 ऑफ टोटल डिसेबलमेंट।
सबसेक्शन 2A में ये कहा गया है कि डिसीज पर्सन जो है, अगर जो हमने ऊपर बयान किए हैं, ना उसके कोई विडो है, ना कोई विडोर है, ना कोई और नीडी पर्सन है, ना उसका फादर है सरवाइव कर रहा है, ना उसका कोई चाइल्ड है, ना उसकी मदर है, तो उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उसके जो डिपेंडेंट ब्रदर्स हैं और जो उनके डिपेंडेंट सिस्टर्स हैं, उनमें इक्वल शेयर के हिसाब से पे कर दी जाएगी। और ये जो रेट होगा यहाँ पे थोड़ा वेरी करेगा, दैट वुड बी 1/2 ऑफ द रेट ऑफ टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। तो जो टोटल डिसेबलमेंट पेंशन का रेट है, उसका हाफ जो है वो इन इसके ब्रदर्स में और सिस्टर्स में इक्वली तकसीम कर दिया जाएगा। अगर उसका 1/2 हम सपोज करते हैं बनता है 4,000 रुपीज, ठीक है जी, उसके 4,000 रुपीज पेंशन बनते थे, और उस शख्स के दो भाई थे और दो बहनें हैं, उस सूरत में 1,000 ईच पर्सन जो है वो पेंशन उनको पे की जाएगी। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि सर्वाइवर की जो पेंशन होगी, जो सर्वाइवर था, वो पेंशन टर्मिनेट हो जाएगी इन सूरतों में कि सर्वाइवर को जो पेंशन दी जा रही थी वो टर्मिनेट हो जाएगी। उस सूरत में अगर सर्वाइवर की डेथ हो जाती है, पहली कंडीशन। सेकंड वन इज दैट कि अगर एक विडो को जो है वो पेंशन दी जा रही थी एज सर्वाइवर्स पेंशन के तौर पे, और अगर उस विडो की दोबारा शादी हो जाती है, उस सूरत में ये जो पेंशन है ये टर्मिनेट हो जाएगी। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर सर्वाइवर जो है वो डिपेंडेंट चाइल्ड है, उस सूरत में अगर फीमेल चाइल्ड था तो एट द एज ऑफ 19 ईयर्स ये पेंशन उसकी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, और अगर वो मेल चाइल्ड था तो एट द एज ऑफ 21 ईयर्स उसकी जो पेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 43 जो है ये डेथ ग्रांट से रेलेवेंट है कि डेथ ग्रांट इन केस ऑफ डेथ while in receipt of injury benefit और टोटल डिसेबलमेंट पेंशन। तो डेथ ग्रांट जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो रेट होता है जो डेली वेजेस किसी शख्स के बनते हैं, उसके अमाउंट को मल्टीप्लाई किया जाता है 30 के साथ। जो डेली वेजेस का रेट बनता है वो उसका जो है वो 30% के साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो उसके विडो को दी जाए या विडोर को दी जाए, ऐसे शख्स को दी जाए जो उसके फ्यूनरल के चार्जेस को बियर करता है। लेकिन लॉ ने क्लियर कर दिया कि ये अमाउंट जो है ये 1,500 से कम नहीं हो सकती। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है वो ये कि अगर एक शख्स को इंजरी बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, टोटल डिसेबलमेंट पेंशन दी जा रही थी, अगर उस शख्स की डेथ होती है, उस सूरत में भी वही जो है वो रूल अप्लाई होगा जो आम डेथ ग्रांट का रूल अप्लाई होता है। सेक्शन 44 ये कहता है कि मेडिकल केयर इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। अगर एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है तो मेडिकल केयर जो है वो ऐसे शख्स को दिया जाएगा, और उसमें चंद कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करना जरूरी है। When medical care is required as a result of an employment injury, पहली कंडीशन है क्लॉज ए के तहत, नो कंडीशंस एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस शैल अप्लाई। अगर तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कॉज हुई है, उसमें फिर इंजरी की सूरत में ये नहीं देखा जाएगा कि उसके एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करवा दिया या नहीं करवाया, जैसे कि हम पहले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट इंजरी की सूरत में वो कंडीशन नहीं ऑब्जर्व की जाएगी, ये बात यहाँ पे याद रखी जाए। एम्प्लॉयमेंट इंजरी की सूरत में ये कंडीशन जो है वो ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। सेकंड कंडीशन इज दैट इट शैल इंक्लूड डेंटल केयर। तो जो मेडिकल केयर है इसमें डेंटल केयर की फैसिलिटी भी शामिल है, जो कि सेक्शन 45 के तहत किसी शख्स को दी जा सकती है। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अ पर्सन इन रिसीट ऑफ इंजरी बेनिफिट disablement pension for loss of earning capacity not less than 50%। अर्निंग कैपेसिटी से मुराद ये है कि एक शख्स की रोजी कमाने की जो सलाहियत है या पैसे कमाने की जो सलाहियत है, अगर वो डिस्टर्ब होती है, उसका लॉस होता है। जब एक शख्स मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स है और अगर उसके बाजू डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, और वो काम नहीं कर सकता या काम नहीं कर पाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी जो है उसका लॉस हुआ है।
अगर ये लॉस कम हुआ है तो 50% से जो है ये कम नहीं होना चाहिए। अगर ये 50% तक उसको लॉस हुआ है, उस सूरत में उसको ये बेनिफिट दिए जाएंगे मेडिकल केयर के, उस वक्त तक दिए जाएंगे जब तक कि उसको इंजरी बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। तो उस सूरत में इसको जो है ये इंजर्ड पर्सन को ये बेनिफिट्स दिए। ये इसमें इजाफी बात है कि ये जो बेनिफिट्स उसको ऑलरेडी दिए जा रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर पहले भी डिस्कस किए पिछली स्लाइड्स में, उनके साथ साथ अगर वो बंदा डिसेबलमेंट उसकी ठीक हो भी जाती है, लेकिन वो इंजरी ऐसी है कि वो मजीद उसकी वजह से डिसेबल हो जाता है, तो 6 माह तक जो है पेंशन टर्मिनेट हो भी जाती है, यानी उसकी डिसेबलमेंट ठीक भी हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अर्निंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हुई थी और वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा। लॉ ये कहता है उसको मेडिकल केयर बेनिफिट्स, इंजरी बेनिफिट्स के साथ साथ उसको जो है वो जो मेडिकल केयर के बेनिफिट्स हैं ये उसके कंटिन्यू रहेंगे अगर उसके जो पेंशन है उसको खत्म हुए 6 माह का दौरानिया गुजर गया है। सेक्शन 45 ये बताते हैं कि मेडिकल केयर के कंटेंट्स क्या होंगे, कौन कौन से मेडिकल केयर फैसिलिटीज दी जाएंगी किसी भी सिक्योर्ड एम्प्लॉय को। उसमें जनरल प्रैक्टिशनर केयर हो सकती है, उसमें स्पेशलिस्ट केयर हो सकती है हॉस्पिटल में, उसमें फार्मास्यूटिकल सप्लाईज हो सकती है, यानी अद्वियात वगैरह जो हैं वो ऐसे शख्स को दी जा सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की सहूलतें दी जा सकती हैं, और फीमेल वर्कर को जो है वो मिड क्वालिफाइड मिड वाइफ्स की जो है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं। सेक्शन 46 ये कहता है मैनर ऑफ प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, मेडिकल केयर किन सूरतों में दी जाएगी। पहली सब सेक्शन में ये कहा गया है सब सेक्शन 1 में कि जो रेगुलेशंस बनाए हैं उन रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए जो है वो मेडिकल केयर दी जाएगी। दूसरी बात ये सब सेक्शन 2 में कही गई है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इस्टेब्लिश करेगा और मेंटेन करेगा अपने हॉस्पिटल्स को, अपनी डिस्पेंसरीज को और दूसरे फैसिलिटीज को, और ये तमाम फैसिलिटीज जो हैं ये प्रोवाइड की जाएंगी उस सिक्योर्ड पर्सन को। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि इंस्टीट्यूशन जो है ये अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन जो है ये इंपोर्ट कर सकता है और ये बाई कर सकता है मेडिसिन को, जो भी फार्मास्यूटिकल सप्लाईज की सूरत में आ जाए। और ये अपने बेनिफिशरीज के लिए, बेनिफिशरीज से मुराद है जो बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, और इस लॉ के तहत बेनिफिट हासिल करेगा एक सिक्योर पर्सन, तो वो मेडिकल की सहूलतें और अद्वियात जो हैं वो उनके लिए खरीद सकता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन जो है वो एग्रीमेंट कर सकता है डिफरेंट कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट के साथ, लोकल अथॉरिटी के साथ, प्राइवेट बॉडी यानी प्राइवेट कंपनीज के साथ, और किसी इंडिविजुअल के साथ इन रिगार्ड टू द प्रोविजन ऑफ मेडिकल केयर। मेडिकल केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए वो एग्रीमेंट भी कर सकता है गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स के साथ। सब सेक्शन 5 में ये कहा गया है द इंस्टीट्यूशन मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद an employer who maintains a hospital or dispensary or any other medical facility for the benefit of his employees। यानी इंस्टीट्यूशन जो है वो किसी ऐसे कंपनी के एम्प्लॉयर के साथ, उसके मालिक के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिसके अपने हॉस्पिटल्स हों। उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो इंस्टीट्यूशन ये कह सकता है कि आप अपने हॉस्पिटल्स में उन सिक्योर्ड पर्सन का इलाज मुआवजा करवाएं, और उसकी जो पेमेंट है वो इंस्टीट्यूशन देने के लिए तैयार है। या कोई और फैसिलिटी जो है ऐसे एम्प्लॉयर को दी जा सकती है अगर वो मेडिकल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयज को। सेक्शन 47 ये कहता है कि इंस्टीट्यूशंस पावर टू प्रमोट मेजर्स फॉर हेल्थ, वेलफेयर एटसेट्रा ऑफ सिक्योर्ड पर्संस। हम जिन बेनिफिट्स का ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं, इन बेनिफिट्स के साथ साथ इंस्टीट्यूशन जो है वो ये कर सकता है कि वो जो मेजर्स हैं हेल्थ एंड मेडिकल केयर के उनको इम्प्रूव कर सकता है, और सिक्योर्ड पर्सन के वेलफेयर के लिए मजीद काम कर सकता है, और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कर सकता है, या सेटलमेंट के हवाले से कर सकता है सिक्योर्ड पर्सन के। यानी जो हमने मेडिकल केयर डिस्कस किए, हमने पेंशन डिस्कस की, और मुख्तलिफ जो बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए सिक्योर पर्सन के हवाले से, इसके अलावा भी वो उनकी हेल्थ
उनके वेलफेयर और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम कर सकता है। सेक्शन 48 कहता है मैनर ऑफ क्लेमिंग बेनिफिट। अब बात ये है फाइनली कि जिन बेनिफिट्स का हमने जिक्र किया उन बेनिफिट्स को क्लेम कैसे किया जाएगा, उसका क्या तरीकाकार है। अगर कोई एम्प्लॉय इंजर हो जाता है तो वो कैसे बताएगा अपने एम्प्लॉयर को या इंस्टीट्यूशन को इंजरी कॉज हुई है, या अ, अगर उसके कोई डिसेबलमेंट हो गई है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। लॉ ने ये क्लियर कर दिया है सेक्शन 48 के सब सेक्शन 1 में कि उसके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए जिससे ही साबित हो कि वो इंटाइटल्ड है और उसकी इंटाइटलमेंट बनती है कि उसको ये बेनिफिट्स दिए जाएं रेगुलेशंस के तहत। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना और एविडेंस देना, ये उस सिक्योर्ड पर्सन की जिम्मेदारी होगी। सबसेक्शन 2 इसमें ये कहता है पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट्स शैल बी मेड इन सच मैनर एंड एट सच टाइम्स एंड प्लेसेस एज में बी प्रोवाइड इन द रेगुलेशन। रेगुलेशंस में जो तरीकाकार मुतय्यन कर दिए गए उस तरीकाकार से पेमेंट होगी, ये जो बेनिफिट्स के हवाले से है, और उस टाइम बेनिफिट्स की पेमेंट होगी और उस जगह बेनिफिट्स की पेमेंट होगी जैसा कि रेगुलेशंस में कहा गया है। तो लिहाजा उन रेगुलेशंस को फॉलो किया जाना जरूरी होगा। सेक्शन 49 कहता है बेनिफिट नॉट असाइनेबल और अटैचेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लास्ट में कर दी गई है, वो ये कि कोई भी बेनिफिट जो सिक्योर्ड पर्सन को हासिल है वो ट्रांसफरेबल नहीं है और ना ही वो असाइनेबल है। यानी ना तो वो ट्रांसफर हो सकता है किसी और शख्स को, ना ही वो किसी और शख्स को असाइन हो सकता है। अगर एक सिक्योर्ड पर्सन को कोई बेनिफिट है वो बेनिफिट सिर्फ उसी को है, वो अपने बेनिफिट आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब सेकेंडली जो सब सेक्शन 2 में कहा गया है वो ये कि कोई भी बेनिफिट जो पेबल है किसी भी सिक्योर्ड पर्सन को, तो कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ जो है इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री और ऑर्डर उसको जो है वो सेल नहीं करेगी, उसको बेनिफिट को रोकेगी नहीं किसी भी सूरत में। कोर्ट ऑफ लॉ जो है किसी सिक्योर्ड पर्सन के जो बेनिफिट्स बनते हैं उन बेनिफिट्स को जो है वो रोक नहीं सकती, उनको अटैच नहीं कर सकती, ना ही उन बेनिफिट्स को सेल किया जा सकता है। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लास्ट में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं केस लॉ 1998 PLC पेज 103 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें पार्टीज थी सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन वर्सेस स्पेंसर एंड कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इंटरप्रेट किए थे सेक्शंस 20, सेक्शन 21, सेक्शन 35 से लेके सेक्शन 44 तक। और इसमें जो बुनियादी बात हमें मिलती है वो ये कि मैं मुख्तसर तौर पे पहले आपको इसके थोड़ी सी स्टोरी बयान कर देता हूँ कि एक कंपनी रिस्पोंडेंट जो है उन्होंने ये कहा था कि हम बेनिफिट्स जो हैं ये जो जिन बेनिफिट्स का लॉ में जिक्र किया गया है ये बेनिफिट्स हम ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, लिहाजा हम जो है ये चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन पे ना करें। इसकी रीज़न ये है कि लॉ के प्रेस्क्राइब बेनिफिट्स हम ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, लिहाजा ये बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन के थ्रू दिया जाना ज़रूरी नहीं है। यानी बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इंस्टीट्यूशन की कि ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करें उन सिक्योर्ड पर्संस को, उसके लिए कंट्रीब्यूशन पे करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर एक कंपनी ऑलरेडी सेम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही है अपने उन एम्प्लॉयज को जो कि लॉ ने प्रेस्क्राइब किए हैं, उस सूरत में इस लॉ की एक्सेप्शनली वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि जो लॉ रिक्वायर करता है वो ऑलरेडी वो कंपनी काम कर रही है, फिर उससे कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं लिया जाएगा। ये जो मैंने मुख्तसर तौर पे आपको बताया ये बेसिकली रूल सेट किया गया था इस जजमेंट में PLD 1977 SC 197, और ये रूल
प्रेस्क्राइब किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1977 की जजमेंट में। तो लिहाजा इनका भी बेसिक यही डिस्प्यूट था, तो लिहाजा इस कंपनी ने जो है ये क्लियर कर दिया। तो उसकी बुनियाद पर जो है ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन पास की, वेदर फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर वाज alternate and adequate to entitle it the benefits of the judgments of Supreme Court in Kohinoor Chemical Company Limited versus Sindh Employees Social Security Institution and another। और ये इस जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, यानी इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन पास की कि क्या वो अल्टरनेट और एडिक्वेट बेनिफिट्स ऑलरेडी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, और क्या ये कंडीशन जो है ये मैच करें इस जजमेंट के साथ, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 1977 की। अगर ये कर रही हैं तो उस सूरत में जो है इनको कंट्रीब्यूशन पे नहीं करना पड़ेगा। अब सेकंड जो जजमेंट है ये भी सेम कंपनीज की है, स्पेंसर्स एंड कंपनी प्राइवेट पाकिस्तान लिमिटेड की, लेकिन ये एक डिफरेंट बुक में पब्लिश हुई है। ये पब्लिश हुई 1998 SCMR पेज 440 में, और ये सेम जो जजमेंट है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, इसमें वही इंटरप्रिटेशन है। अब यहाँ पे ये लास्ट ऑब्जर्वेशन हम डिस्कस कर लेते हैं इसके। स्पेसिफाइड benefits under the ordinance would similarly accrue to all employees of the said establishment who were working either in the establishment or in connection with the work of the same। यहाँ पे कहा गया है कि जो बेनिफिट्स इस लॉ ने दिए हैं वो तमाम एम्प्लॉयज के लिए होंगे, और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो तमाम एम्प्लॉयज जो उन कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, ये बेनिफिट्स उन तमाम एम्प्लॉयज को जो है वो दिए जाएं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं, उस के इदारे में काम करते हैं, या उसके इदारे के तहत कहीं और काम करते हैं लेकिन उसी के अंडर काम करते हैं, उस सूरत में ये बेनिफिट्स दिए जाना जरूरी है। तो आज के लेक्चर की वीडियो लेक्चर की लास्ट जो जजमेंट है इसके बाद आपका लेक्चर ऑफ हो जाएगा, दैट इज 1978 PLC पेज नंबर 119 ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट कराची। इसमें पार्टीज हैं कोहिनूर केमिकल कंपनी लिमिटेड वर्सेस सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन। तो इसमें सेक्शन 40 एंड सेक्शन 41 को इंटरप्रेट किया गया है, और इसमें ये क्लियर किया गया था कि अगर किसी शख्स को डिसेबलमेंट बेनिफिट्स दिए जाने हैं और उसको कोई डिसेबलमेंट कॉज हुई है, या उसको डिसेबलमेंट पेंशन दी जानी है या डिसेबलमेंट ग्रेजुटी दी जानी है सेक्शन 40 और सेक्शन 41 के तहत, तो एम्प्लॉयर के लिए ज़रूरी है, बल्कि इंस्टीट्यूशन के ज़रूरी है कि वो मेडिकल बोर्ड को जो है ये केस ट्रांसफ़र करे। यानी एम्प्लॉयर जो है ऐसे बंदे का केस भेज देगा इंस्टीट्यूशन को, और इंस्टीट्यूशन जो है ये मेडिकल बोर्ड में मामले को भेजेगा, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला करना है कि डिसेबलमेंट पार्शल है या डिसेबलमेंट टोटल है या डिसेबलमेंट माइनर है। जाहिर बात है कि इंजरीज का जो डिसीजन है प्रॉपर मैनर में, उसका जो डिटर्मिनेशन कर सकती है प्रॉपर मैनर में कोई मेडिकल फैकल्टी, कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई मेडिकल बोर्ड। तो मेडिकल बोर्ड को ये मामला भिजवाया जाना चाहिए था, और इसके हवाले से बाकायदा सिंध में रेगुलेशन मौजूद है, रेगुलेशन नंबर 21 के तहत। डिग्री ऑफ डिसेबलमेंट डिटर्मिनेबल ओनली बाय अ मेडिकल बोर्ड। तो कि डिसेबलमेंट को डिटरमिन करने का अख्तियार सिर्फ मेडिकल बोर्ड को है कि डिसेबलमेंट किस नौयत की थी। नो सच प्रोसीजर बीइंग अडॉप्टेड बाय appellant, statutory provisions of regulations held clearly violated। और अगर मेडिकल बोर्ड को ये मामला नहीं भेजा गया और कोई एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से ही डिसेबलमेंट बेनिफिट देना शुरू कर दे जो कि उसके रिक्वायरमेंट से कम हो, जैसे कि लॉ की रिक्वायरमेंट है, तो ये बेनिफिट्स अगर कम हो तो उस लिहाज से उसका ये जो अमल है ये एक्चुअली वायलेशन के मुतरातिफ है। तो लिहाजा इस जजमेंट में भी ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने यही करार दिया था। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है ये इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह हाफिज़।